आप एम्प्लॉई हो, आपका एम्प्लॉयर आपको क्या दे रहा है, जो भी आपको बेसिक पे, फीस, कमीशन, बोनस जो भी दे रहा है वो तो आपको एवरी ईयर देगा ही। उसके अलावा दो टर्म्स यूज होती है, एक तो अलाउंसेस के फॉर्म में पैसा मिलता है और दूसरा परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। मैं आगे समझाऊंगा लेकिन प्रोसेस पर बता देता हूँ अलाउंसेस और परक्विजिट में क्या डिफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल मेडिकल अलाउंस भी होता है, मेडिकल परक्विजिट भी होता है। चलिए कैसे पता चलेगा कि मेडिकल परक्विजिट है और ये मेडिकल अलाउंस? एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ाता है और एजुकेशन परक्विजिट भी आता है। ये कैसे पता चलेगा कि वो एजुकेशन फैसिलिटी है या वो एजुकेशन अलाउंस है, अलाउंस है या परक्विजिट है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल तरीका है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि बच्चों की एजुकेशन के लिए हम 1000 रुपीज पर मंथ या 2000 रुपीज पर मंथ या साल का 15,000 या 20,000 रुपए देंगे। ये हो गया अलाउंस। हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाते ही नहीं हो, आपने तो दे दिया कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है, चाहे वो खर्च हो चाहे वो खर्च नहीं हो, चाहे वो ज्यादा खर्च हो चाहे वो कम खर्च हो। आपने तो फिक्स कर दिया। क्या फिक्स कर दिया? इतना अलाउंस दिया जाएगा, 2,000 रुपए। यदि आपके 3 बच्चे तो इतना ले लेना, 2 बच्चे हो तो इतना ले लेना, 15 बच्चे हो तो इतने मिल जाएंगे। या उसमें भी वो लिमिट लगा देगा कि भैया नहीं नहीं नहीं, मैं तो 3 ही बच्चों को दूंगा, तुम्हारे तो 20 बच्चे हुए तो। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो सिंपल सा पॉइंट है, अलाउंस का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को इतना अलाउंस के नाम से इतना अमाउंट देगा, वेदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और नॉट। जो की वर्ड है वो क्या है? वेदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और नॉट, चाहे खर्चा हो या ना हो आपको अलाउंस इतना देना है। परक्विजिट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को बोला कि आपके चिल्ड्रन एजुकेशन के नाम से इतना अलाउंस, इतना परक्विजिट देंगे और आप फैसिलिटी देंगे, एजुकेशन फैसिलिटी। अब एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब ये हुआ कि बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम इतना अमाउंट पे कर देंगे, बच्चे को पढ़ाया ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? मींस फैसिलिटी के अंदर इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा तो एम्प्लॉयर क्या कर देगा? रीइंबर्स। आपने एक वर्ड सुना होगा कि हमें ये एम्प्लॉयर से क्या मिलता है? रीइंबर्स मिल जाता है। मीन खर्चा होगा तो एम्प्लॉयर क्या करेगा? एक लिमिट बना रखी है, उस लिमिट तक क्या कर देगा? रीइंबर्स कर देगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल समझाता हूं मेडिकल से। मेडिकल अलाउंस का मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को बोल दिया कि साल भर में मेडिकल अलाउंस आपको 10,000 मिल जाएगा। अब एम्प्लॉय बीमार पड़ा तो 10,000, नहीं बीमार पड़ा तो 10,000। मतलब बीमार पढ़ो या ना पढ़ो हम तो आपको क्या कर रहे हैं? मेडिकल के नाम से 10,000 रुपीज साल का दे रहे हैं। ये होता है अलाउंस। फिक्स्ड अलाउंसेस, फिक्स्ड अमाउंट, वेदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और नॉट। फैसिलिटी में क्या होगा? एम्प्लॉयर ने बोल तो दिया कि भैया हम भी 15,000 तक का ही रिइंबर्स करेंगे, लेकिन यदि एम्प्लॉय बीमार पड़ा ही नहीं तो ठेंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? और यदि बीमार पड़ा और यदि 40,000 का खर्चा आ गया तो एक लिमिट दे देते हैं वो कि 15,000 तक का ही खर्चा हम बियर करेंगे, और जितना खर्चा बियर करोगे उतना क्या हो जाएगा? बेनिफिट। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? तो पहले हमें क्या पढ़ना है? अलाउंसेस। पहले हमें क्या पढ़ना है? अलाउंसेस। An allowance is defined as a fixed amount of money given periodically in addition to salary। मतलब ये कि एवरी मंथ सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अलाउंसेस भी आपको मिलेगा। वेदर एक्सपेंसेस इनकर्ड और नॉट, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे अलाउंसेस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 फुल्ली एग्जेम्प्ट, पार्ट बी पार्टली टैक्सेबल, एंड सी फुल्ली टैक्सेबल। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है ए और बी। सी अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ए और बी के अलावा जितने भी अलाउंसेस हैं वो फुल्ली टैक्सेबल। ऐसे याद करना है। तो कैसे याद करना है कि अलाउंसेस जनरली टैक्सेबल होते हैं। कैसे याद करना है बेटा? अलाउंसेस जनरली टैक्सेबल होते हैं, लेकिन यदि जो स्पेसिफाइड कर रखे तो 2 फुल्ली एग्जेम्प्ट है और कुछ पार्टली टैक्सेबल है, और बाकी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल। समझ में आ गई बात? तो आपको सी पहले याद नहीं करना, पहले आपको क्या याद करना है? कौन कौन से एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं? उनमें 2 आते हैं। कितने आते हैं? 2। नंबर 1 अलाउंसेस टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कुछ लोगों को तो आरजेएस बनना इसलिए होता है, तो उनको क्या फैसिलिटीज मिलती है? चाहे तो रुतबा होता है, नाम होता है, रिस्पेक्ट होती है,
और ऊपर से सर खर्चा कुछ होता ही नहीं है, बड़ा सा बंगलो मिल जाएगा, कार मिल जाएगी, ड्राइवर मिल जाएंगे, सर्वेंट मिल जाएंगे, करना क्या ये आप, ये तो क्या हो गया परक्विजिट फॉर्म में हो गया। लेकिन अलाउंसेस क्या मिलेंगे, अब अलाउंसेस के अंदर भी उनके बहुत सारे अमाउंट होंगे, फॉर एग्जांपल टेलीफोन अलाउंस, ये अलाउंस, वो अलाउंस होते होंगे उनके बहुत सारे। तो यदि जो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, कल अपने क्लास में पढ़ा था कि जजेस को जो सैलरी मिलती है तो वो एम्प्लॉय तो नहीं माने जाते, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्सेबल है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में तो आएगा उनका बेसिक पे और फीस कमीशन, लेकिन जो अलाउंसेस मिलते तो है उनको, लेकिन वो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अपने को नहीं, अपने तो टैक्सेबल होंगे। किसकी बात हो रही है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अलाउंसेस भी बड़े बड़े अमाउंट के मिलते हैं, और वो जो भी उनको अलाउंसेस मिलते हैं वो भी क्या है, एक और फायदा, टैक्स बिल्कुल नहीं देना पड़ता। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को जितना भी अलाउंसेस मिलेगा, मिलेगा पूरा उनकी इनकम का पार्ट है, लेकिन इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं है। दिस इज अ बेनिफिट गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। पहला पॉइंट याद हो गया। दूसरा आपको ऑलरेडी पता ही है, जो मैंने पहले बताया था, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो सर्विसेज इंडिया के बाहर एंटर करते हैं, उनको यदि अलाउंसेस और परक्विजिट मिलते हैं तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो पॉइंट नंबर 2 तो अपने ऑलरेडी याद किया हुआ है, कल भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। आई रिपीट अगेन, अलाउंसेस के अंदर पहला पॉइंट आएगा आपका फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के अंदर आपको याद रखना है दो अलाउंसेस है, कौन कौन से, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो भी अलाउंसेस मिलता है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है जो इंडिया के बाहर अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं, उनको जितना भी अलाउंसेस और परक्विजिट मिलेगा वही फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी कौन सा हुआ अपना, यस पॉइंट नंबर बी, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। आपको देखिए कहां पे अपन, पॉइंट नंबर बी कौन सा बेटा, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। पहला पॉइंट HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। बता सकता है ये अलाउंसेस किस बात का दिया जाता है, अलाउंसेस यदि दिया जा रहा है वो तो आपको पता है फिक्स्ड है। तो यदि आप HRA दे रहे हो आपके किसी एम्प्लॉय को, यदि आपने HRA दिया तो HRA किस बात का होगा, भैया आप किराए के मकान पे रहते हो, तो किराए के मकान पे जो भी आप रहते हो, तो किराए के मकान का जो भी आपका रेंट होगा, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, अलाउंसेस दे दिया। अब हो सकता है कि कोई किराए के मकान पे रह ही नहीं, तो भी HRA मिलेगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि HRA तो फिक्स होता है ना, HRA तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, फैसिलिटीज अलग होती है। जो पर्क्स होते हैं उसमें क्या होता है कि आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए। HRA तो क्या है कि एम्प्लॉय को दे ही रहा है कि हम आपको HRA के नाम से, रेंट के नाम से हम आपको क्या करेंगे, 5000 रुपीज पर मंथ पे करेंगे, या 10,000 रुपीज पर मंथ पे करेंगे, या 12,000 रुपए पर मंथ पे करेंगे, 15,000 रुपए पर मंथ पे करेंगे। एक्चुअली HRA को यदि आप एग्जेम्प्ट कर दो, ये क्यों बनाया गया उसका लॉजिक देता हूं। यदि अलाउंसेस यदि मैं एग्जेम्प्ट कर दूं तो मैं सैलरी दूंगा ही नहीं, मैं अलाउंसेस के नाम से ले दूंगा। अब समझो ये सारे तरीके क्यों बने हैं, मुझे तुम्हें 15,000 रुपए देने का है और मुझे पता चला कि अलाउंसेस एग्जेम्प्ट है, तो मैं क्या करूंगा, 5,000 सैलरी और 10,000 रुपए HRA। तो गवर्नमेंट बोलती बेवकूफ बना रखा है। तो इसे जनरली क्या होते हैं, अलाउंसेस टैक्सेबल ही होते हैं। जनरली अलाउंसेस क्या होते हैं, टैक्सेबल ही होते हैं। आई रिपीट, क्योंकि अलाउंसेस के अंदर खर्चा होना जरूरी नहीं होता है, अलाउंसेस बाय डिफॉल्ट मिलेगा। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, जो भी उसका ऑफर लेटर है, उसके हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी लिखा हुआ है, उतना यदि जो भी आपने अलाउंसेस फिक्स कर दिए, वो अलाउंसेस क्या होंगे, दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात बेटा। तो अलाउंसेस जनरली टैक्सेबल, लेकिन एग्जेम्पशन मिल जाएगी। क्या है, अब एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय रेंट पे रहे। यदि वो अपने खुद के मकान में रहता है तो HRA तो मिलता होगा जो मिलता होगा, लेकिन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप जयपुर के हो, आपकी फॉर एग्जांपल जॉब लग गई, कहाँ लग गई बेटा, गुड़गांव में, दिल्ली में। तो यदि आप गुड़गांव और दिल्ली यदि आप जाते हो और यदि आपकी वहां पे जॉब लग गई, तो आप किराए के मकान में रहोगे, तो उन्होंने HRA आपको दे रखा है 10,000 रुपए पर मंथ। जरूरी थोड़ी है कि अपन किराए के मकान पे ही रहे। सर नानी है, सर दादा, अपन ने क्लास में स्टार्ट किया था इनकम फ्रॉम सैलरी। उन्हें दो बातें हमें याद रखनी है, वन इज द अलाउंसेस एंड सेकंड इज द परक्विजिट। अपन ने पहले स्टार्ट किया है क्लास में अलाउंसेस।
अलाउंसेस को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज। वन इज अ फुल्ली एग्जाम। फुल्ली एग्जाम वाली कैटेगरी में आपके सिर्फ 2 ही अलाउंसेस आते हैं जो आपको ऑलरेडी याद है। एक कौन सा? जज, और दूसरा इंडियन गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉइज है उनको जो भी अलाउंस है इंडिया के बाहर मिलेंगे, यदि सर्विसेज इंडिया के बाहर एंटर की हो तो वो भी क्या होते हैं? फुल्ली एग्जाम। पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस के अंदर आपके एक अलाउंस कल मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया था, सिर्फ एक ही पढ़ा पाया था, दैट इज HRA। कोई डाउट? तो पॉइंट नंबर बी अपना कंटिन्यू है। पॉइंट नंबर बी में ही आपको आगे लिखना है। पॉइंट नंबर बी के अंदर अपना पहला पॉइंट हो गया HRA। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नाउ पॉइंट नंबर 2, ये सब किसके? ये सब पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है, और कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट है और रिमेनिंग पार्ट क्या है? टैक्सेबल। तो नाउ वी कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। आप चाहो तो रिमेनिंग के अंदर पॉइंट नंबर 1 कर सकते हो, लेकिन बेटर है आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसको क्या करो? पॉइंट नंबर 2 कर दो। पॉइंट नंबर 2, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आई रिपीट, ये सब आपको याद करना है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जितना समझाने का होगा मैं समझा दूंगा, बाकी आपको अमाउंट याद रखने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कितना एग्जाम दे रही है। यदि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यदि कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यदि देता है तो कुछ पार्ट क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। सर कितना पार्ट एग्जाम्प्ट है? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, इसका मतलब 1 ईयर के 1200 रुपए एक बच्चे पे। यही हुआ ना? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपीज एक महीने का हुआ तो 12 महीने का कितना हो गया? 1200 रुपए। तो एक बच्चे पे 1200 रुपए, और यदि 2 बच्चे हुए तो, 3 बच्चे हुए तो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि एम्प्लॉयर तुम जानो, एम्प्लॉय जाने, तुम्हारी मर्जी। सुनना पूरी बात ध्यान से। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 3 बच्चों पे भी दे सकता है, 4 पे भी दे सकता है, 5 पे भी दे सकता है, और यदि 10 बच्चे हो एम्प्लॉय के तो एम्प्लॉय बोलते हैं तुम्हारे 10 क्या 15 भी होंगे तो ले लो। तो यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉय को जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है तो एग्जेम्पशन सिर्फ हम दो, हमारे दो। यदि आपने इंडियन संस्कृति में और इंडियन में सुना होगा, इंडिया के अंदर चलता भी है ना, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, तो उसी कंसेप्ट पर भेज रही है। आपको ये जगह जगह मिलेगा। बच्चों के अंदर जब भी जाओगे तो याद रखना पड़ेगा, हम दो हमारे दो। तो आपको ये याद रखिएगा कि एग्जेम्पशन तो 2 पे मिलेगी। एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर कितने पे दे सकता है? वो 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, वो एम्प्लॉयर की मर्जी है। एक बात और याद रखना, फ्यूचर में यदि आप कहीं जॉब करो तो अपने एम्प्लॉयर से लड़ मत लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 रुपए देना पड़ेगा, 100 रुपए दे 100 रुपए बच्चे के लिए। मेरा बच्चा स्कूल जाता है, दे 1200 रुपए साल के। बेटा ये लेबर लो नहीं है, ये इनकम टैक्स है, डिफरेंस समझना पड़ेगा। यदि लेबर लो में दिया हुआ होता तो आपका राइट बन जाता कि देना ही पड़ेगा। लेबर लो का मतलब देना ही पड़ेगा, लो बोलता है। इनकम टैक्स बोलता है भैया हम कानून नहीं बना रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि कितना इनकम टैक्स लगेगा, कितना इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर के लिए कोई कंपलसरी नहीं है क्या कि वो अलाउंस दे। यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम से यदि कोई अमाउंट दे रहा है तो एग्जेम्पशन कितने में मिलेगी? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चा। समझ में आ गई बात बेटा? क्योंकि हम दो हमारे दो। समझ में आ गई बात बेटा? वेरी गुड। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 3, हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स अलाउंसेस। बच्चा यदि पढ़ाई के लिए जाएगा और यदि वो बच्चा पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है तो हो सकता है कि वहां पे हॉस्टल पीजी में भी रहेगा, और ये सबको पता है। जो पीजी वाले बच्चे हैं, कोई तुम में से यहाँ पे पीजी वाले बच्चे रेजिडेंस? यस। तो पीजी वालों बच्चों को पता है मेरे को फीस कम दी, पीजी वाले को ज्यादा पे करते। मतलब यहाँ पे आपका 6 महीने जयपुर में यदि कोई रुका है तो मेरे को फीस आप दे रहे हो 24,000 रुपीज, 25,000 रुपीज एक ग्रुप के, और आप पीजी वाले को 60,000 पे करते हो 6 महीने में। यस और नो? 1,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है।
कोई 11,000 वाले पीजी में रहता होगा, कोई 12 वाले में रहता होगा, कोई 10,000 में रहता होगा, कोई 9,000 में रहता होगा, कोई 8,000 रुपीज पर मंथ में रहता होगा। यस और नो? मैंने बोला जो थोड़ा सा लॉजिक है वो मैं ऐड कर सकता हूँ, बाकी तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। तो जहाँ चिल्ड्रन एजुकेशन की बात है वहां पे क्या है, 100 रुपए पर मंथ है। और जहाँ हॉस्टल एक्सपेंडिचर्स है तो पता ही है आपको, एजुकेशन सस्ती है, हॉस्टल महंगे। तो कितना अमाउंट, 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। हम दो, कोई कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 4। Now we come to the point number 4, that is the transport allowances। दो टाइप के अलाउंसेस होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक होता है आपका कन्वेंस अलाउंस। आई रिपीट, एक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एक होता है आपका कन्वेंस अलाउंस। अभी मैं कौन से वाले अलाउंस की बात कर रहा हूं? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है और कन्वेंस अलाउंस क्या होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये ऑफिस है, एम्प्लॉय अपने घर पे ही रहेगा, या जो भी उसका घर है या जो भी उसका नाला है, ठीक है, मजाक करता है तो फालतू बात नहीं करना, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये उसका रेजिडेंस का प्लेस है, और ये हो गया प्लेस ऑफ ऑफिस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस यदि दिया जा रहा है, इसका मतलब एम्प्लॉय को बोलता है कि तुम्हारे घर से ऑफिस आने का किराया। कोई कंफ्यूजन? चलिए, कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? ये आप ऑफिस में आ चुके हो ऑलरेडी, एक काम कर बेटा, बाहर जाना आरओसी, वहां पे जाके फाइल करके आ जा डॉक्यूमेंट। मैं आरओसी का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि सीएस से कनेक्टेड एग्जांपल दे रहा हूं। जिनमें टूडेज का एग्जांपल दे सकता हूं, जाना बैंक के अंदर चेक जमा करा देना। बंदा बोलता है इतना दूर नहीं जाऊंगा मैं, ये क्या था, व्हीकल का जो भी खर्चा होगा, पेट्रोल मैं पे कर दूं, तुम तो जाओ। क्योंकि ऑब्वियसली ऑफिस के काम से यदि एम्प्लॉय यदि कहीं भी जा रहा है तो उसका जो भी पेट्रोल का जो खर्चा होगा वो एम्प्लॉयर के द्वारा बियर किया जाएगा। एम्प्लॉयर उसके लिए क्या करे, अलाउंस दे दिया फिक्स, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंस अलाउंस। तो क्या बोलते हैं? और ट्रांसपोर्ट अलाउंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ ऑफिस। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? बट आपके समझ में आ गया होगा सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है, कन्वेंस अलाउंस अलग है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कोई भी एग्जेम्पशन अब नहीं मिलती, पहले मिला करती थी, तो पहले की बात पहले करेंगे। क्योंकि द रीजन बिहाइंड इट भैया, तो अपने घर से थोड़ी काम करेगा, ऑफिस तो आना ही पड़ेगा ना। मेरा भी कोई एम्प्लॉय बोलता है सर मुझे ऑफिस आना है, सर दे दो भैया, बताओ ऑफिस, सैलरी भी तो मिल रही है ना। तो घर से ऑफिस आने का जो भी आपका कार्टेज है, जो भी आपका किराया है, जो भी आपका भाड़ा है, उसको अलग से पे नहीं किया जाता। और यदि कोई एम्प्लॉयर देता है तो अच्छी बात है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, वो सैलरी का पार्ट माना जाएगा और उसको ऐड करना है। समझ में आ गई बात? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। सिर्फ एग्जेम्पशन मिलती है, सर किनको एग्जेम्पशन मिलती है? ब्लाइंड, हैंडीकेप्ड, डीफ एंड डम एम्प्लॉय। यदि कोई एम्प्लॉय क्या है बेटा, अंधा, अपंग, गूंगा या बेरा, मींस यदि कोई भी एम्प्लॉय यदि ब्लाइंड हो, हैंडीकेप्ड हो, डीफ हो और डम हो, उन एम्प्लॉयज के लिए 3,000 रुपीज 3,200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा यदि उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है। मतलब आपको ये याद रखना है कि किसी एम्प्लॉय को यदि ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला, फुल्ली टैक्स। लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि यदि वो एम्प्लॉय कौन है बेटा, ब्लाइंड, हैंडीकेप्ड, डीफ या डम, तो उस केस में 3,200 रुपए पर मंथ का क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब
यदि एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिल रहा है कितना 4000 रुपीज पर मंथ, तो 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट है, तो 800 रुपए पर मंथ ही टैक्सेबल होगा। किन के लिए? यदि वो ब्लाइंड, हैंडिकेप्ड, डीफ और डम एम्प्लॉइज है तो। सर यदि वो नॉर्मल एम्प्लॉइज है तो फुल अमाउंट टैक्सेबल। फुल मतलब अभी जो मैंने एग्जांपल दिया 4000 का ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया, तो 4000 रुपए पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल माना। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, नो डाउट एंड नो कंफ्यूजन्स। पॉइंट नंबर 4 तो हो गया। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5। जो कंपनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है, किसके अंदर एंगेज्ड है? और आपको पता होगा ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर जो भी ड्राइवर होता है कहाँ से होता है? बाहर ही से होता है। कभी तो बस में ही सो जाते हैं, कार में ही सो जाते हैं। इतना कंफर्ट है ना सर, बिल्कुल अनकंफर्टेबल लाइफ है भैया। हमें नींद तब आती है जब पूरा प्रॉपर रूम सर, एसी एंड एवरीथिंग सर, पूरा कंफर्ट चाहिए। और आजकल तो गद्दे में भी क्वालिटी आ गई थी, ऐसा गद्दा होना चाहिए। 30,000 40,000 के गद्दे आते हैं नॉर्मल। आप ज्यादा में जाओ तो 1 लाख रुपीज से कम में सोता ही नहीं है। उनको गद्दा नहीं मिलता, जमीन पे सो जाते हैं वो। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो एम्प्लॉइज किसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के अंदर एंगेज रहे, तो उन केस में उनको क्या दिया जाता है? उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ये कौन से वाले एम्प्लॉइज की बात हो रही है बेटा? कौन से वाले एम्प्लॉइज की बात हो रही है? अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। ये समझ में आ गया? तो उनको आपने क्या किया? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस किसको दिया? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को। किनको दिया? ड्यूरिंग इज ड्यूटी परफॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ सच ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, प्रोवाइडेड एम्प्लॉय इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी डेली अलाउंसेस। क्योंकि जनरली आपने सुना भी होगा कि या तो उनको आप डेली अलाउंस दे होंगे ट्रांसपोर्ट वालों को, यदि आपने डेली अलाउंस नहीं दिया तो आपने कौन सा अलाउंस दे दिया होगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे दिया होगा। तो यदि आपने, किसने? एम्प्लॉयर ने, जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस एंगेज करता है, वो अपने एम्प्लॉय को कौन सा अलाउंस दे रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहा है फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो भी आपका व्हीकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब व्हीकल जा रहा है, व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है, तो एम्प्लॉइज को जो भी अलाउंसेस दिया जाता है, तो उन अलाउंसेस के केस में जो एग्जेम्पशन मिलेगी, वो कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? अलाउंसेस का 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। नॉर्मल एम्प्लॉइज को ट्रांसपोर्ट अलाउंस की कोई भी एग्जेम्पशन नहीं। समझ में आ रही बात? और जो ट्रांसपोर्ट जो एम्प्लॉइज हैं, जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के अंदर एंगेज हैं, वहां के जो एम्प्लॉइज हैं, उन एम्प्लॉइज को यदि कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिया जाता है कि और डेली अलाउंसेस नहीं मिलता, तो उनको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अलाउंस का 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आज फॉर एग्जाम्पल तुम अपने ऊपर लो, थोड़ा सा बेटर रहेगा, याद रहेगा। आज आप किस सीएस बन गए, मान लो बन ही जाओगे, और एग्जीक्यूटिव के बाद आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो आपके एम्प्लॉयर ने बोला, बेटा तुम्हारे घर से ऑफिस आने का 1000 रुपये अलग से मिलेगा। बच्चा खुश हो जाता है, फायदा है। गवर्नमेंट बोलती है सैलरी का पार्ट है, सैलरी में ऐड कर दो। मतलब आपकी 12,000 की सैलरी है, जो आप स्टाइफंड बोलते हो, तो 12,000 का आपका स्टाइफंड हुआ, और 1000 रुपये आपका क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो 12 + 1 13,000। 1000 रुपये एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मल एम्प्लॉइज हो, राइट? दूसरी बात, अब आपको काम से बाहर भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? कभी आरओसी के ऑफिस, तो कभी किसी क्लाइंट के पास सेक्रेटरियल ऑडिट करने के लिए। ये वर्ड सुना है, सेक्रेटरियल ऑडिट? सीएस का एक्सक्लूसिव राइट होता है, सीएस करता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है, तो वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? तो आपको हम क्लाइंट के पास भेजेंगे। तो ऑफिस के अंदर ही आप एक बार मेरे ऑफिस आ जाना,
फिर ऑफिस से कभी आरओसी भेज दिया, कभी बाहर भेज दिया, कभी बैंक भेज दिया, कभी यहाँ भेज दिया, तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, फर्म्स क्या करती है, आपको कन्वेंस अलाउंस भी देती है। और ये कन्वेंस अलाउंस आपको कितना मिलेगा, 1500 रुपए पर मंथ मिलेगा। क्या ये पर्सनल काम है या ऑफिस का काम है? भैया ऑफिस के काम से डोल रहा हूं ना मैं। तो ये जितना भी कन्वेंस अलाउंस मिलता है तो जनरली कुछ एम्प्लॉइज दुकरा और गाते हैं, जितना वो देता है उससे ज्यादा हमें घुमा देता है। तो भैया हमारा पेट्रोल लगता है 2000 का, मिलता है 1500। ये क्या कह रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये कन्वेंस अलाउंस क्या, जितना आपका एक्सपेंसेस हुआ, मतलब फॉर एग्जांपल अभी क्या बताया मैंने, एम्प्लॉय ने कितना दिया, एम्प्लॉय ने कितना दिया 1500, आपका खर्च कितना हुआ 2000, फायदा हुआ महंगा हुआ क्या? यदि एम्प्लॉयर ने दिया 1500, आपका खर्च हुआ 1500, फायदा हुआ महंगा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन यदि एम्प्लॉयर ने दिया 1500 रुपए और आपका खर्चा, क्योंकि आप बड़े जुगाड़ू हो, दोनों साथ में चलते, या कोई गर्लफ्रेंड को बुला लेता है, कोई बॉयफ्रेंड को बुला लेता है, साथ में चलते, उसने अपना पेट्रोल बचा लिया तो उसका खर्चा लगा ही नहीं, तो फिर 1500 रुपए सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि आपको कन्वेंस अलाउंस के नाम से कितना मिला 1500 रुपए, और आपका पेट्रोल खर्चा 0, क्योंकि आप तो जाते हो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ। या ऑफिस में 2 पर्सन जो साथ में काम कर रहे हो क्या करते हैं, एक बार तू व्हीकल ले ले, एक बार मैं ले लूं, तो इससे भी क्या होता है, बड़ा खर्चा पेट्रोल कम होता है। क्या कहना चाह रहा, बात समझ में आ रही है? तो फॉर एग्जांपल पेट्रोल या तो आपका लगा ही नहीं है, लगा तो 500 रुपए लगा, तो फायदा कितने का हुआ, या तो पूरे 1500 रुपए, और ये 500 लगा तो 1000 रुपए, तो 1000 रुपए क्या होगा, इंक्लूड। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? आई रिपीट, सुनना ध्यान से, जल्दी नहीं है। अपन कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 कौन सा बेटा, कन्वेंस अलाउंस। कौन सा ये कन्वेंस अलाउंस कौन से टाइम पीरियड का होता है, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन कन्वेंसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। एक बार ऑफिस आने के बाद ऑफिस की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, जो भी आपको कन्विंस करना पड़ता है, वो अलाउंस आपको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है। ये अमाउंट आपका क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, जितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ। बता, यदि आपको कन्वेंस अलाउंस के नाम से 2000 रुपए मिलते हैं, कितना मिलता है 2000 रुपए, और यदि आपका खर्चा 1000 रुपए का हुआ तो 1000 रुपए टैक्सेबल है। 1200 रुपए का खर्चा हुआ तो 1200 रुपए एग्जेम्प्ट, 800 रुपए टैक्सेबल। यदि 1500 रुपए खर्च हुआ तो 2000 रुपए का आपको कन्वेंस अलाउंस मिला, 1500 का आपका एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ, जितना एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ उतना एग्जेम्प्ट, तो 500 रुपए रिमेनिंग टैक्सेबल। और मुझे लगता है इतना सबको समझ में आ रहा है। Now we come to the next point number 7, there is a traveling allowance। अब कुछ बोलेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूज हो गया, पहला वर्ड क्या था बेटा, ट्रांसपोर्ट। सुना ध्यान से, देखो कोई भी कंपनी का नाम ले लो, जयपुर वाली कंपनी का नाम लेते हैं अभी तो अपन फिलहाल, जयपुर की फर्म ले लेते हैं, ये जयपुर की फर्म है, और तुम अपना अपना नाम ले लो, तुम जिस भी गली नाले में रहते हो। मजाक कर रहा हो बेटा, अदरवाइज मत लेना, इस बहाने हंस लेते हो, ये फालतू बातें बोलता रहता हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा था, ठीक है। तो ये जयपुर फर्म है, अपन ऑब्वियसली घर में ही रहते, वी आर द ए। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या हुआ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस टू द प्लेस ऑफ ऑफिस, ये क्या है बेटा, क्या ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब जयपुर की फर्म, जयपुर के उसके बहुत सारे क्लाइंट है, क्या है, उन क्लाइंट के पास भेजती है, ये क्या हो जाएगा बेटा, कन्वेंस अलाउंस। क्या हो जाएगा ये कन्वेंस अलाउंस। अब जयपुर की फर्म का एक क्लाइंट पता है कहाँ है, पता है कहाँ है, मुंबई में। तो जैन जयपुर की फर्म ने अपने आर्टिकल को बोला, अपने एम्प्लॉय को बोला, यू गो टू मुंबई, नहीं जाऊंगा, पैसा ही नहीं मेरे पास। जरूरी थोड़ी सारे सीएस फाइनेंशियली कैपेबल हो भैया, नहीं है पैसा मेरे पास, क्योंकि मैं यदि ट्रेन बुक कराऊंगा तो 700 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए वन वे का,
फिर 2 वे के 1400, 1500, 2000 मैं अपनी जेब से क्यों दूं? हम दे देंगे। हाँ? तो बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या बोलते हैं? क्योंकि भैया आपको जयपुर से यदि आपको भेजेंगे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये आपको बीकानेर, यदि आपको मतलब जो भी आपकी सिटी ऑफ वर्किंग है उस सिटी के बाहर जो भी भेजा जाता है उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। डिफरेंस समझ में आया? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ऑफिस के काम से लोकल सिटी में घूमने को बोलते हैं कन्वेंस अलाउंस। ऑफिस के काम से ही अपनी सिटी से बाहर जाने को हम बोलते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। समझ में आ गई बात? नहीं होगा कंफ्यूजन कभी भी? तो आ जाओ, कहां पे अपन? सर पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या अपना? ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग ऑन टूर ऑन द ट्रांसफर फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। ऑफिस के काम से आप सिटी के बाहर जो भी ट्रेवलिंग करते हो वो होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जितना एक्सपेंसेस इनकर किया जा रहा है उतना एग्जेम्प्टेड, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल। मीन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ट्रेवलिंग अलाउंस दिया, फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज। कितना खर्चा हुआ? 4000। तो 4000 एग्जेम्प्ट, रिमेनिंग 1000 टैक्सेबल। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? डेली अलाउंसेस। बहुत बार क्या होता है कि आप अपनी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, ये सब अलाउंसेस होते हैं जो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि कौन सा देना है। आप अपनी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से यदि आप एब्सेंट हो, आप कोई नई जगह जा रहे हो जहां पे आपको काम करना पड़ रहा है, तो कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या करते हैं? डेली अलाउंस देते हैं। क्या देते हैं? समझो, आपको 4 दिन मुंबई भेज दिया, या तो मम्मी थी या तो आप पीजी में रहते थे, वो खाना देता था, अब खाना कहां से आएगा? वहां पे खर्चा, तो डेली अलाउंस मिलेगा। तो जैसे आपको अपनी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से बाहर भेजते हैं तो इंसान बोलता है भैया मैं तो अनकंफर्टेबल हो गया, मेरा क्या होगा? तो उसको बोलते हैं डेली अलाउंस। क्या बोलते हैं? तो यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को डेली अलाउंसेस देता है टू मीट दी ऑर्डिनरी डेली चार्जेस incurred by an employee on account of absence from this normal place of duty। यदि आपका जो नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी है जहां पे आप नॉर्मली ड्यूटी करते हो उसके बाद यदि आपको भेजा जाएगा तो आप एक बार अनकंफर्टेबल होंगे। माना कि कोई बच्चा बीकानेर का है, कहीं जयपुर में, तो पीजी में रहता है, तो जयपुर में पीजी में रहता है तो उसका जयपुर सेट है, लेकिन आप उसको एकदम से बोलोगे कि चले जाओ, कहां चले जाओ? गुड़गांव। ये मेरा क्या होगा गुड़गांव में? ठीक है, आपने मुझे ट्रेवलिंग अलाउंस तो दे दिया, तो ट्रेवलिंग के अलावा, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या बोलते हैं इसको? डेली अलाउंस। क्या बोलते हैं? कोई कंफ्यूजन? वही सेम कंसेप्ट, ऑफिस के काम से आपको डेली अलाउंस मिल रहा है तो जितना भी आपका डेली एक्सपेंसेस हो गया वो हटा दो, बाकी अमाउंट आपका क्या है? टैक्सेबल। मतलब यदि एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्या कर रहा है? डेली अलाउंस दे रहा है, कितना? 1000 रुपए, और 700 रुपीज पर डे उसके क्या हो गए? खर्च हो गए, तो कितने बचे? 300 रुपए। तो 300 रुपए ही क्या होंगे? सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, पूरा 1000 रुपीज इंक्लूड नहीं किया जाएगा। Now we come to the point number 9, that is a helper or assistance allowance। ये कभी कभी कुछ ऑफिशियल ड्यूटीज में होता है कि ये काम तेरे को करना है, मैं कुछ नहीं जानता, ये काम तेरे को करना पड़ेगा। एम्प्लॉय बोल रहा है मैं कहां से करूंगा, मैंने नहीं जाना, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बटन डालती, मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सिंपल इजी लैंग्वेज में कि भैया नहीं कर सकता, 9-10 घंटे की जॉब है, आप पहले ही मेरे ऊपर इतना सारा बर्डन है, आपने मुझे एक टास्क और दे दिया, ये कर दो, बहुत बर्डन हो गया, बहुत बर्डन हो गया, आई नीड हेल्पर। तो बोलते हम हेल्पर नहीं देंगे, हम हेल्पर नहीं देंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है ना उसको पैसा चाहिए होता है। जैसे मैं समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। किसी ने आपको बोला एक काम कर दो, नहीं चॉकलेट मिलेगी, हाँ, उसको समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही सबको समझ में आता है कि आपको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा, सामने वाला तभी बोलेगा एक्स्ट्रा क्यों करूं, नहीं करूंगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये नॉर्मल है भैया, मेरा इतना ही काम आपने पहले बताया था, अब इससे ज्यादा बताऊंगी तो नहीं करूंगा मैं। कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो एम्प्लॉयर बोलता है कि भैया काम हो जाएगा, उसको पता है, ठीक है 2000 रुपए, 3000 रुपए, 4000 रुपए हेल्पर के दूंगा। एम्प्लॉय सोचता है हेल्पर क्यों रखने का, खुद ही कर लेने का। तो
तो 4,000 की बदले होगी, तो सैलरी का पार्ट है। और यदि आपने किसी हेल्पर को रखा और आपको हेल्पर के नाम से कितना दिया, 4,000 दिए और 3,000 आपने किसी को देके करा लिया, तो कितना बच गया फिर भी 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए क्या होंगे, सैलरी के अंदर इंक्लूड किए। कुछ समझ में आया? हेल्पर और असिस्टेंस अलाउंस, ऑफिशियल पर्पस के लिए यदि कोई भी हेल्पर दिया जाता है और जो भी आपके एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए उतना अमाउंट एग्जेम्प्ट है, रिमेनिंग अमाउंट क्या है, टैक्सेबल है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 10, दैट इज अ रिसर्च अलाउंसेस। जनरली आपको पता है कि आजकल बिजनेस के अंदर जब तक R&D ना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना हो, कुछ इनोवेशंस नहीं हो। जैसे आप कार इंडस्ट्री की बात करो, मोबाइल इंडस्ट्री की बात करो, यदि किसी का मोबाइल होगा, आपने मोबाइल परचेज किया, 6 महीने बाद फिर 2 नए फीचर आ जाते हैं। जैसे अभी YouTube की यदि बात करें, आजकल सारे बच्चे YouTube पे होते हैं, तो मुझे तो कल ही पता चला, मुझे नहीं पता कब फीचर आया। आजकल जो भी YouTube चलाते हैं उनको एक फीचर दिया हुआ है आईपैड करने का, कुछ आईपैड ही बोलते हैं शायद। तो आप आईपैड कर सकते हो, जो भी आपका जिसके भी आप वीडियो देखते हो उसको आप आईपैड मोड में डाल दो, कुछ ऐसा कुछ कंसेप्ट है। आईपैड ही है शायद, कल ही देखा था मैंने पहली बार। मतलब यदि आप किसी की वीडियो देख रहे हो, उसकी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप क्या कर दो, उसमें आईपैड मोड के थ्रू, उसको आईपैड के थ्रू आप कुछ कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ऑप्शन है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नए नए फीचर्स आते रहते हैं। आप इंस्टाग्राम में देखो तो वो भी कोई कोई नया नया फीचर आता रहता है, व्हाट्सएप देखो तो कोई ना कोई नया फीचर आता रहता है। आप कार के अंदर देखो तो आजकल हैंडल ही गायब हो गए, बहुत टाइम हो गया हैंडल ही नहीं दिखते, प्लस हैंडल, प्लस हैंडल आते ना, जिसमें हैंडल आपको वैसे नॉर्मल हैंडल नहीं दिखते ना, वो इनबिल्ट हैंडल कार के अंदर। आप XUV 700 की बात कर लो, टाटा कर्व की बात कर लो, अब तो बाकी सारी कंपनीज के लिए नॉर्मल हो गया, तो अब तो सभी लेके आ रहे हैं। पहले टाटा ये कौन लेके आया था, महिंद्रा XUV 700 लेके आया था। यदि किसी को कार का शौकीन होगा तो वो पता होगा। कार में हैंडल ही नहीं, पहली बार कोई नहीं हैंडल ही नहीं है, क्या हुआ, वो तरीका है, दिखता नहीं है। जैसे आप अलमारी के अंदर भी देखो तो आजकल क्या होता है, हैंडल दिखने वाले नहीं होते, इनबिल्ट वाले होते। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इनोवेशंस। तो वही बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है भैया, सारे काम मैं थोड़ी करूंगा, और मेरी 1,000 एम्प्लॉइज है, और इंसान इंसान ही होता है, जो मैंने बताया। काम करूंगे नई चॉकलेट मिलेगी, हाँ। ये ब्रीफ आइडिया इंसान के, ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी का, कि इंसान कैसे काम करता है। तो इंसान को बोलते हैं भैया तुम रोज काम कर रहे हो तो तुम्हें प्रॉब्लम आती होगी, तो रिसर्च करो। रिसर्च करोगे तो रिसर्च के नाम से क्या मिलेगा आपको, अलाउंस मिलेगा। क्या मिलेगा, कोई कंफ्यूजन? और रिसर्च करने के लिए यदि कोई भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट एग्जाम। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या बोलता है, रिसर्च के नाम से आपको हम महीने का 5,000 रुपीज देंगे, और 3,000 रुपए महीने का खर्च हो गया, तो कितना अमाउंट बचा, 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए क्या होंगे, सैलरी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। यूनिफॉर्म अलाउंस, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या किया, यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं की, यूनिफॉर्म का अलाउंस दे दिया। क्या दे दिया, और यूनिफॉर्म तो पहन के आनी पड़ेगी ऑफिशियल पर्पज के लिए। तो फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म बनने में खर्चा हुआ 1,000 रुपए का, और यूनिफॉर्म अलाउंस था 1,500 रुपए का, फिर पार्टी हो गई कितने की, कितने की, क्योंकि 1,500 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है। और यूनिफॉर्म ऐसा भी नहीं है कि मेरी पर्सनल पार्टी हो गई, क्योंकि 1,500 रुपए का यदि यूनिफॉर्म अलाउंस दिया तो पूरा मेरा थोड़ी फायदा है। 1,000 रुपए क्या है, 1,000 रुपए तो यूनिफॉर्म के नाम से आपके खर्चे भी होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि जो यूनिफॉर्म मिल गई, वाह यार मजा आ गया, चलो शादी में चलते पहन के। तो जो यूनिफॉर्म मिलता है उसमें आपका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, वो ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर पूरा यूनिफॉर्म अलाउंस आपके लिए बेनिफिट है, वो तो है ही नहीं। तो यूनिफॉर्म अलाउंस एम्प्लॉयर ने दिया 1,500 रुपए, 1,000 रुपए की क्या थी, यूनिफॉर्म की मेकिंग और यूनिफॉर्म लाने का खर्चा लग गया, तो 500 रुपए आपने बचा लिए। तो 500 रुपए जो आपने बचा लिए वो आपका क्या हो गया, सैलरी का पार्ट हो गया, वो सैलरी के अंदर ऐड होंगे। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। नाउ हमें किसी एम्प्लॉइज को बोलूं घूमने के लिए चलते हैं मनाली, अभी दार्जिलिंग चलते हैं, अभी बोलते तो भाई दार्जिलिंग में पोस्टिंग कर देते हैं ना। यदि आप किसी एम्प्लॉइज को यदि आप दार्जिलिंग में डाल दो या उसको मनाली के अंदर शिफ्ट कर दो, उसको बोल दो तू सिक्किम चले जा 3 साल के लिए, नहीं। क्यों, जल्दी बताओ भैया, हमें कंफर्ट ही नहीं है।
घूमना एक अलग चीज होती है, घूमना एक अलग चीज होती है, घूमने हम सब रेडी है 7 दिन के लिए, लेकिन भैया वहां पे बेटर डॉक्टर नहीं मिलने वाला, बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, बच्चों के स्कूल का क्या होगा? हम दो हमारे दो बच्चे भी तो है ना, तो बच्चे सिक्किम में क्या पढ़ेंगे? सिक्किम में स्कूल ही नहीं है, जयपुर में तो शानदार स्कूल है, मुंबई में बहुत अच्छा स्कूल है, वो सिक्किम में थोड़ी मिलेगा जो मुंबई के अंदर आपको कॉलेज मिलेगा। यस और नो? क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो फिर लालच, फिर लालच, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काम ही लालच से कराते हैं। एक सैलरी मिलती है वो 40,000 रुपए की, तेरे खर्चे तो निकलते नहीं है, वहां पे खर्चे भी कम होंगे, तेरे 10,000 रुपए और दे देता हूं, 5,000 रुपए और दे देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज होते हैं, लाइक बॉर्डर वाले एरियाज हो गए या फॉर एग्जांपल इली एरियाज हो गए, तो यहाँ पे उसके लिए पॉइंट है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस इली एरियाज, अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स विदाउट एनी एक्सपेंसेस फिक्स्ड है, 300 रुपए से लेके 7,000 रुपीज पर मंथ। ये डिपेंड करता है कि इली एरियाज क्या है, क्योंकि जितना ऊंचाई पे ऊपर जाते हो उतना अनकंफर्टेबल बढ़ता है, ये आपको पता होगा, उसके आधार पे आपका एग्जेम्पशन अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आपको इतना डिटेल में याद नहीं करना, आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है इली एरियाज के लिए 300 रुपए से लेके 7,000 रुपीज पर मंथ। और बॉर्डर एरिया, रिमोट लोकेलिटी, ये भी आपको एग्जेम्पशन मिलती है, कितना? यदि अलाउंस मिल रहा हो तो 200 रुपीज से लेके 1,300 रुपए पर मंथ। कोई कंफ्यूजन? आवाज नहीं आ रही? एट ट्राइबल एरिया अलाउंसेस भी आपको मिलता है, मेनली इन द एमपी, यूपी, कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, 200 रुपीज पर मंथ। ये याद करने का था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। कोई डाउट? कितने अलाउंसेस थे? 3 कैटेगरी। पहला क्या था? फुल्ली एग्जाम, फुल्ली एग्जाम में 2 ही पॉइंट थे, याद हो गए हो तो। पार्टली टैक्सेबल के अंदर 12-13 पॉइंट आते हैं, वो मैंने पूरे बता दिए। उनमें मेनली, अच्छी बात है आप सारे याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई बच्चे सारे याद नहीं कर पाए तो मिनिमम एचआरए तो हर बच्चे को याद होना चाहिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस याद होना चाहिए, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंसेस अलाउंस याद होना चाहिए, और एक कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी याद होना चाहिए। और सारे याद करो तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई डाउट? नाउ फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, इन 2 के अलावा, किन 2 के अलावा? यदि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, यदि कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को फुल्ली एग्जेम्प्ट और पार्टली टैक्सेबल के अलावा यदि कोई भी अलाउंसेस यदि प्रोवाइड करता है तो वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है, लाइक डीए, टियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ओवर टाइम अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। कोई डाउट? टिफिन अलाउंस, सर्वेन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये सब फुल्ली टैक्सेबल है। तभी मैंने बोला इतने नाम याद मत करो, आप कितने नाम याद कर पाओगे? याद नहीं कर पाओगे। आप पढ़ सकते हो लेकिन इतना रिटेन नहीं कर सकते। तो याद करने का क्या तरीका होगा कि एक बार फुल्ली टैक्सेबल के सारे नाम तो 1-2 बार तो याद कर लो, लेकिन बाद में एग्जाम में कैसे याद करना है कि ये 2 एग्जेम्प्ट है और ये पार्टली टैक्सेबल है। इनके अलावा, बोलो इनके अलावा, यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कोई भी अलाउंस दिया तो क्या होगा बेटा? फुल्ली टैक्सेबल। बोलो फुल्ली टैक्सेबल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे, लाइक डीए, टियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, सर्वेन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। कोई बताएगा क्या होता है ये? आज फॉर एग्जांपल मैंने किसी सीएस को रखा यहाँ पे, मेरी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं वो मेरे क्लाइंट को ही खुद का क्लाइंट ना बना ले, वो तो होता ही है। इससे मैंने बोला नहीं, मैं 50,000 की जगह तुम्हें 70,000 दूंगा, तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी। मेरे को छोड़ने के बाद आप प्रैक्टिस करो, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब तक मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको 100% टाइम मेरे यहाँ पे देना है, आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी। उसके लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। क्या बोलते हैं? नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। आपको अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करनी है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन?